हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मॉडल पेपर 4 का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, काला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तीसरा है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश और चौथा है देहरादून। आंसर होगा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, काला नमक एक तरह का चावल की प्रजाति है जो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में ही होती है, इसलिए इसको यहाँ मनाया जाता है। वैसे काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जो है काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में होता है। चावल का कटोरा आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, और चावल का कटोरा तंजावुर जिला तमिलनाडु को भी कहा जाता है। और देहरादून में बासमती चावल अनुसंधान केंद्र है, देहरादून में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है, संवेदी प्रेरक अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दूसरा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, तीसरा आयुष मंत्री जी किशन रेड्डी, चौथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इसमें तीसरा आंसर आपका गलत है। आंसर होगा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाला हैं। जी किशन रेड्डी तो याद रखिएगा पर्यटन मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अक्सर आता है, मिलता है नाम एक ही जैसा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, याद रखिएगा। जी किशन रेड्डी संस्कृत मंत्री भी हैं और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अच्छा रन बनाया? पहला ऑप्शन मिताली राज, दूसरा ऑप्शन हरमितप्रीत कौर, तीसरा ऑप्शन झूलन गोस्वामी, चौथा स्मृति मंथाना। तो आंसर होगा मिताली राज। याद रखिएगा, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली हैं आज तक के इतिहास में। हरमनप्रीत कौर के विषय में आप जानते होंगे, T20 शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला। झूलन गोस्वामी जो बॉलर हैं क्रिकेटर में, इन्हें नदिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। स्मृति मंथाना ये आईसीसी वुमेन्स ऑफ द ईयर का खिताब पिछले वर्ष पाई थी। और डिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडित बिरजू महाजन महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध था संगीत से, तबला से, बांसुरी से, तो कथक नृत्य से। तो आंसर होगा कथक नृत्य। आप जानते होंगे ये लखनऊ घराने के थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है कथक नृत्य है। याद करिएगा, एक कथकली भी होता है, कथकली केरल का है और कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का खास तौर पे। और लखनऊ घराने के ये थे बिरजू महाराज। बांसुरी वादक के विषय में आप जानते होंगे हरिप्रसाद चौरसिया। एक ऑप्शन दिया है तबला, तबला के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम जानते होंगे। संगीत, संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो संगीत के जनक शिव को कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। और संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। और याद रखिएगा, सामवेद को जो है जनक जो है जैमिनी है। ठीक है। और जो सामवेद को गाता था उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000, याद रखिएगा 2022 के 73वें गणतंत्र दिवस पर निम्न में से किस देश के मुख्य अतिथि आए थे? ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा कोई नहीं। तो इसमें से आंसर होगा कोई नहीं। 22 में कोई नहीं आया था, याद रखिएगा। पिछले वर्ष 23 में कौन आए थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, अब्दुल अल सीसी उनका नाम था। याद रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति तो आए थे लेकिन 2020 में आए थे, उस समय जेवल बेल्सोनारो आए थे। और 21 में बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आ पाए, यानी 21 में कोई नहीं आया था, 22 में भी नहीं आए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया, याद देखिएगा, ईस्ट इंडिया के स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय, जहांगीर, अकबर और बहादुर शाह द्वितीय। तो ईस्ट इंडिया के आंसर होगा इसका अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 को होता है। उस समय भारत के राजा अकबर होते हैं। लेकिन जब वहाँ से अंग्रेज गिफ्ट और पत्र गिफ्ट लेकर चलते हैं, उस समय जब आते हैं इंडिया में तो भारत के राजा जहांगीर हो जाते हैं। और चिट्ठी या पत्र होता है अकबर के नामे और गिफ्ट दिया जाता है किसको? जहांगीर को।
याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। शाह आलम द्वितीय भारत के प्रथम मुगल शासक जो पेंशन पाने वाले थे, याद रखिएगा। यानी प्रथम पेंशन पाने वाले प्रथम कौन मुगल शासक थे? शाह आलम द्वितीय। शाह बहादुर शाह द्वितीय के विषय में आप जानते होंगे। बहादुर शाह द्वितीय की जो है मांडले जेन रंगून में इनका जो है मकबरा है, और ये मुगल आखिरी मुगल शासक थे। जफर के नाम से कविता लिखते थे। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम जीनत महल था, याद रखिएगा। और बाकी कल की क्लास में जहांगीर के विषय में, अकबर हुमायूं के विषय में डिटेल चर्चा कर दिए थे। और जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाया था। और इन्होंने शादी किससे किया था? नूरजहां से। नूरजहां का नाम क्या था? मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा। आपको बताना है कि ताजमहल मुमताज की आज बना है, तो मुमताज का असली नाम क्या था, ठीक है, मुमताज का क्या नाम है। और आप जानते होंगे अकबर अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल नाम था, नगाड़ा बजाता था, ठीक है, अकबर को नगाड़ा बजाना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? हीनयान, महायान, ब्रजयान और कोई नहीं। आंसर होगा महायान, याद रखिएगा। महायान मूर्ति पूजा करते थे। म से मूर्ति, म से महायान। महायान के लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। और जैसे आज के डेट में पूजा होती है, वो महायान के लोग करते थे। और हीन महायान के लोग क्या करते थे? जो है ध्यान लगा के मन में, हृदय में अपने भगवान को, बुद्ध को याद करके पूजा करा करते थे। और हीनयान से संबंधित अगर पूछ दिया आपसे, महायान तो अभी आपने जान लिया, महायान से संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय, और हीनयान से संबंधित तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय हीनयान से संबंधित। और ब्रजयान से संबंधित कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। ब्रजयान बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र की शाखा है। और बौद्ध कहा जाता है, बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा ब्रजयान शाखा के बढ़ने की वजह से, तंत्र मंत्र की वजह से समाज दोबारा वैदिक की ओर घूम गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? आपने क्या जाना? महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी भारत में किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तराखंड और चौथा मेघालय। फूलों की घाटी भारत में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है, चमोली जिला में। मेघालय में क्या है? लेटिन घाटी है। केरल में शांत घाटी है। इसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। हॉट स्पॉट है। सबसे अधिक भारत में जैव विविधता कहाँ है? शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। कहाँ? केरल में है। किस जगह? पालघाट, पालघाट पे है, याद रखिएगा। और मालवार तट पे है। दूसरा प्रश्न आएगा, महाराष्ट्र में कौन सी घाटी है? तो अंबा घाटी है, जहाँ से पैराग्लाइडिंग खेल होता है। कहाँ से? अंबा घाटी से। अंबा घाटी पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो याद रखिएगा, आंसर होगा इसका, मानव शरीर में विटामिन ए का पाचन यकृत में होता है। आंसर सी सही होगा। यकृत, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है इससे? एक तो पूछता है बाइल या पित्त का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है। विटामिन ए का पाचन कौन करता है? तो यकृत करता है। आम का सीजन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आम मत खाइएगा। आम में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो लीवर ज़्यादा उसको पचाने लगता है और फैटी लीवर हो जाता है। इसलिए आम भी लिमिट मात्रा में खाना चाहिए। खैर छोड़िए उसको, यकृत की बात करेंगे तो यकृत का संबंध किस रोग से है? तो यकृत का संबंध पीलिया रोग से है। आपके एग्जाम में पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? यकृत ग्रंथि। ये पूछ दे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। या पूछे वह ग्रंथि जो इंडो एक्सक्राइन और एक्जो एक्सक्राइन यानी बाह्य ग्रंथि और अंतः ग्रंथि दोनों होता है, तो वो क्या हो जाएगा? अग्नाशय होगा, ठीक है, पैंक्रियाज उसका आंसर होगा। या आपके एग्जाम में पूछ दे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और ये बड़ी आंत में क्या होता है? तो जल का पाचन होता है। और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग 6.25 मीटर 6.5 मीटर को क्या होता है? तो छोटी आंत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी, तीसरा नाम स्वतः जुताई मिट्टी
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतापगढ़ में होती है, इसीलिए प्रतापगढ़ में आंवला अधिक होता है अच्छी क्वालिटी का, नाशपाती भी अच्छी क्वालिटी का होता है। काली मिट्टी पर होने वाला सबसे अच्छा फसल याद रखिएगा कपास है, लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ होता है तो गुजरात में होता है। ठीक है, मेघालय का ऑप्शन दे रखा गया है। मेघालय क्या होता है घटपड़ी पौधे, ये आपको मालूम होगा, वो पौधे जो कीटों को खाते हैं उन्हें घटपड़ी पौधे कहा जाता है। भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं तो मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किस उत्पादन में किसका है तो गेहूं का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, गन्ना का उत्तर प्रदेश में, और जो है दूध का था पहले तो दूध का अब राजस्थान हो गया, याद रखिएगा राजस्थान हो गया। अंग की राजधानी चंपा है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो एक दो मिस्टेक हो जाता है या अपडेट होता है तो उसको नेक्स्ट उसको हम लोग बता देते हैं। तो अपडेट क्या है, दूध इसमें सबसे अधिक कहाँ हो रहा है राजस्थान में प्रवाल भित्ति, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, आप जानते हो कोरल रीफ क्लास में बता चुका हूँ क्या होता है। तो ऑप्शन है लक्षद्वीप क्षेत्र, खम्बात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गोवा क्षेत्र। आंसर होगा गोवा क्षेत्र। याद रखिएगा, भारत आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि जो है भारत का कौन सा राज्य जो है प्रवाल भित्ति पर कोरल रीफ पे बना है तो आंसर होगा लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप पे पहाड़ नहीं पाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है किस देश में है तो ऑस्ट्रेलिया में है। खम्मात की खाड़ी भी पाया जाता है, खम्मात की खाड़ी कहाँ है गुजरात में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है तमिलनाडु में। यानी भारत और श्रीलंका का समुद्री विभाजन किससे होता है तो मन्नार की खाड़ी से होता है। भारत और श्रीलंका का जो है असली विभाजन तो कहाँ किससे होता है तो पाक जलडमरू से होता है। आप कहते होंगे सोचते होंगे कि श्रीलंका और भारत की स्थल ही कहाँ है, तो स्थल है जब भाटा होता है यानी समुद्र का पानी पीछे जाता है तो घुटने बराबर पानी हो जाता है। आप चाहें तो कोई देखा होगा टीवी में सीन, दौड़ के लोग जा सकते हैं। पाक जलडमरू याद रखिएगा वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मानव द्वारा सर्वाधिक मत्स्य मछली किस क्षेत्र में पकड़ी जाती है। प्लैंकटन, दूसरा ऑप्शन नेक्टन, तीसरा बेंथम, चौथा समुद्र की गहराई। आंसर होगा प्लैंकटन। ये देखिएगा एनसीईआरटी का है। प्लैंकटन क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है जल के अंदर मात्र 200 मीटर ही जा पाता है, यानी समुद्र के अंदर सूर्य का प्रकाश 200 मीटर ही जा पाता है, और जहाँ प्रकाश जाता है सूर्य का वहाँ तक पानी कुछ गर्म हो जाता है नीचे की पानी की अपेक्षा। तो जब जहाँ ठंडी धारा गर्म धारा मिलती है वहाँ पे मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं, इसलिए प्लैंकटन क्षेत्र में मछली अधिक पाई जाती है। क्लियर है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि सूर्य का प्रकाश क्या जो है समुद्र में कितनी गहराई तक प्रकाश जाता है, तो आंसर देंगे कि आप 200 मीटर तक जाता है। नेक्टन के विषय में याद रखिएगा, अलग अलग गहराई में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसे नेक्टन कहा जाता है। बेंथम याद रखिएगा, जो तटीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे को बेंथम कहा जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई सबसे अधिक समुद्र की गहराई किसका है, मरियाना गर्त का है। मरियाना गर्त कहाँ है, मनीला में है। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। और जिसकी गहराई कितनी है समुद्र की गहराई 11,022 मीटर है। तो फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, रेमंड मैग्सेस है। उन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार है रेमंड मैग्सेस पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2019 में या अभी तक करंट में किस भारतीय को दिया गया तो रवीश कुमार को दिया गया 2019 में। याद रखिएगा, आपको कमेंट में बताना है रवीश कुमार पहले किस टीवी के थे पत्रकार, ठीक है, संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगत जनगणना का प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। हरियाणा, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा नागालैंड और चौथा सिक्किम। याद रखिएगा, तो आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की जब जनसंख्या जनगणना की गई तो बढ़ने की बजाय क्या हुआ, घट गया। और आप जानते होंगे हरियाणा के विषय में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में। 2023 में सबसे कम वन कहाँ है तो हरियाणा लगाइएगा। केरल के विषय में जानते होंगे सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, केरल में। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे अधिक डिजिटल राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे कम गरीबी कहाँ है, तो केरल में है। तो सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, ऐसा न्यूज में। ठीक है, और सिक्किम के विषय में जानते होंगे भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम। सबसे छोटा सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है तो सिक्किम में है। तो सबसे जो है क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़ा आपको बताना है। गलत जोड़ा 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्या सही है। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, क्या सही है।
22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, क्या सही है? और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्या सही है? आंसर होगा, गलत आंसर होगा बी, क्योंकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी ये सही है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आपको बताया गया था आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था, 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? ईरान में, किस जगह? रामसर नामक स्थान पे, इसीलिए इसका नाम पड़ा रामसर सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद 22 मई जैव विविधता दिवस, आपको मालूम होगा केन्या की राजधानी नैरोबी में 1992 में सम्मेलन हुआ जैव विविधता पर। उसके बाद ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दक्षिण अफ्रीका से, कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से, ओजोन छिद्र साफ साफ 16 सितंबर को दिखाई देती है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और दक्षिण अफ्रीका से भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष किया गया? 5 जून 1972, 2 फरवरी 1971, 22 मई 1992, 1 अप्रैल 2010। तो आंसर होगा बी, 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर सम्मेलन मनाया गया। चर्चा अभी हमने आपसे किया, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ यानी स्वीडन में, और 5 जून को ही जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बल्कि 72 में नहीं, 3 साल आगे से मनाया गया। सबसे पहले पर्यावरण दिवस कौन मनाया था? तो अमेरिका ने मनाया था, याद रखिएगा। 22 मई 1992 को क्या है, नैरोबी केन्या में जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था। और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2022 लगाइएगा। शिक्षा का अधिकार किसके समय लागू हुआ? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय, याद रखिएगा। 2002 में कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बनाकर भाग 3 के अनुच्छेद 21 क में कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो किस न्याय की बात नहीं की गई है? पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा है अभिव्यक्ति न्याय, तीसरा है आर्थिक न्याय, चौथा है राजनीतिक न्याय। तो याद रखिएगा, इसमें अभिव्यक्ति न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आंसर होगा अभिव्यक्ति न्याय, दूसरा आंसर होगा इसका। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रटे रहिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। अगर आपके एग्जाम में चूंकि सिलेबस में है, लोक सेवा आयोग से कोई प्रश्न न दे तो यही पूछ सकते हैं। तो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। एक आप नाम देख रहे होंगे, हंसराज गंगाराम अहिर, ये कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय सांपला का नाम सुन देख रहे होंगे आप, विजय सांपला कौन है? तो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं ये। और हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति एसटी के जो है अध्यक्ष कौन है इस समय? हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का के अंतर्गत अनुच्छेद का वर्णन बताइए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया है पहले, अनुच्छेद 12 से 35 तक, दूसरा 19 से 22 तक, तीसरा अनुच्छेद 36 से 51 तक, चौथा अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद का वर्णन है 12 से 35। आंसर होगा ए, आंसर आपका सही होगा। तो आप बताइए, आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन है, डीपीएसपी का वर्णन है। और 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? यश चड्डी, सडगम चड्डी को कहा जाता है, पहला ऑप्शन, या दूसरा जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, तीसरा ओस्बॉर्न स्मिथ को कहा जाता है, या सीडी देशमुख को कहा जाता है। तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। 1837 में इन्होंने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि के विकास से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और वर्तमान भारत की राष्ट्रीय लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। सलाम करना चाहिए जेम्स प्रिंसेप जैसे अंग्रेजों को। ये कलकत्ता टकसाल अधिकारी थे। यानी 1837 से पहले जो हम लोग अभिलेख भारत में पाए हैं, इतिहास में पढ़ा जाता था कि ये सभी अभिलेख श्रीलंका के राजा का है। जब इन्होंने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा था भारत के सम्राट अशोक के सभी ये लेख हैं। ठीक है, इसीलिए जेम्स प्रिंसेप को मुद्रा शास्त्र का जनक के साथ साथ जो है ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाले, यानी एक ही लिपि को पढ़ा गया, उस ब्राह्मणी लिपि नाम था। और ब्राह्मणी लिपि किसका था? सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक की अन्य भी लिपियां थी, क्योंकि अब इस प्रश्न में कुछ है नहीं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कुल उसकी 4 लिपियां थी। अब देखिए, एक ऑप्शन दिया हुआ है यश चड्डी। यश चड्डी कौन है? तो प्रथम वित्त मंत्री
प्रथम वित्त मंत्री कौन है? यश शेट्टी। ओस्मार स्मिथ कौन है? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर, याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, तो प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ओस्मार स्मिथ। सीडी देशमुख कौन है? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, याद रखिएगा प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्बार्न स्मिथ या अंग्रेज गवर्नर ओस्बार्न स्मिथ। आप बताइए बीए स्मिथ कौन थे? तो बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारतीय अर्थशास्त्र में आधिकारिक तौर पर किस प्रकार की गरीबी को माना जाता है? निरपेक्ष गरीबी को, दूसरा सापेक्ष गरीबी को, तीसरा असाध्य गरीबी को, चौथा बधुआ गरीबी को। तो निरपेक्ष गरीबी को माना जाता है। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का रोज का खर्चा 50 रुपये हो और वो उसकी आमदनी ही या उसकी कमाई 30 रुपया हो, तो इस जो है गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी क्या होगा? तुलना करने वाला गरीबी, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, तो तुलना वाली जो गरीबी होती है ये सापेक्ष गरीबी होती है। भारत सरकार इसको नहीं मानता है। असाध्य गरीबी क्या होता है? तो जो अगली पीढ़ी में गरीबी चला जाए, दादा से पापा, पापा से नीचे गरीबी सब आ जाए, यानी खानदान में जो गरीबी आती है उसे असाध्य गरीबी कहते हैं। बधुआ गरीबी किसे कहते हैं? बधुआ गरीबी कोई किसी का पैसा वैसा ले ले और न दे पाए तो उसके लिए उसको वहाँ काम करना पड़ता है, वो गरीब रहता है, उसे बधुआ गरीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं? पहला ऑप्शन चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, तीसरा ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोजगारी, चौथा प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ आंसर होगा चौथा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में अधिक लोग रहते हैं, याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऑप्शन में दिया है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होगा? तो काम तो मिलता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वह अपना रेट पे काम करना चाहता है, और ऐसे बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? उसे किसी भी रेट पर काम ही नहीं मिलता, किसी भी दर पे उसे कार्य ही नहीं मिलता, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होता है? घर्षण जनित बेरोजगारी, नई टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने मिस्त्री पुराने वर्कर खराब हो जाए, काम ना हो कर पाए, उसे जो है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चक्की बेरोजगारी क्या होता है? चक्की बेरोजगारी जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेगा। जैसे कोविड काल में क्या हुआ आप देख रहे होंगे, मास वो कोविड का सामान जैसे बेचने वाले सैनिटाइजर की काम था, तो रोजगार बढ़ गया था जो लोग काम कर रहे थे। जैसे कोविड का डर गया तो रोजगार कम हो गया। ये क्या है? चक्रीय बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगदी फसल निम्न में से कौन नगदी फसल का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन कपास, दूसरा गेहूं, तीसरा तंबाकू और चौथा ऑप्शन जूट। आंसर होगा बी, गेहूं। याद रखिएगा गेहूं नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल क्या है? वह फसल जिसे किसान खेतों में काट दे और काटने के बाद जितना देर तक उसे रखे उतना अधिक उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। गेहूं नगदी फसल नहीं है। सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। कपास आप जानते होंगे गुजरात में पाया जाता है। अभी हमने चर्चा किया सबसे अधिक गुजरात में होता है उत्पादन इसका। और कपास याद रखिएगा काली मिट्टी पर अच्छी फसल इसकी होती है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता था, अब नया अपडेट आ गया जो है गुजरात में हो रहा है। जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, और रेशम सबसे अधिक जो है कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975, दूसरा ऑप्शन 12 जुलाई 1982 और तीसरा 1 जनवरी 1955, चौथा 1 जनवरी 1949। तो आंसर होगा दूसरा 12 जुलाई 1982 नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। नाबार्ड बैंक क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोन या विकास के लिए वित्तीय कार्य के लिए जो बैंक निर्धारित की गई है उसका नाम है नाबार्ड बैंक, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 1975 क्या है? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1955 क्या है? तो एसबीआई की स्थापना राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 क्या है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिएगा, इम्प्यूटिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा कंट्रोलिंग, चौथा अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर इसमें से चौथा काम नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग। वो मानव करता है, हम लोग करते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। आंसर होगा डी। इंटरनेट के जरिए लोगों को संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल ऑप्शन है ईमेल एड्रेस का, दूसरा है डोमेन नाम का, तीसरा है यूजर नाम का, चौथा है पासवर्ड का। तो आंसर होगा ईमेल एड्रेस का। निम्न में से कोबल किसका संक्षिप्त रूप है? पहला ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लिंक्ड,
दूसरा ऑप्शन है कॉमन ब्लू ओरिएंटेड लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है कमांड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आंसर होगा कमांड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावी उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। ऑप्शन दिया है अधिगमकर्ता का पूर्ण अनुभव, दूसरा अधिगमकर्ता के अभिभावक का शैक्षिक स्तर, तीसरा अधिगमकर्ता के साथी समूह, चौथा परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। आंसर होगा पहला अधिगमकर्ता का पूर्ण जो है अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मौलिक शोध, दूसरा क्रियात्मक शोध, तीसरा प्रायोगिक शोध, चौथा कोई नहीं। आंसर होगा क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है सांख्यिकी तकनीकों का यथार्थ अनुप्रयोग, दूसरा शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, तीसरा निर्दर्शन तकनीकों का विकल्प, चौथा शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। आंसर होगा शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लिया करिए, और अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जा सकते हैं, उसमें तुरंत और सभी तरह की सूचनाएं उसमें दी जाती हैं। इस बार इंटरव्यू पर कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे, आपके लिए है। जो व्यक्ति जैसा लिखे जैसा सोचे वैसा बन जाता है, ये मैं नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। पहला विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, दूसरा छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, तीसरा छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, और चौथा कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। आंसर होगा भी छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पे। और इसी के साथ जो है क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।